बीच एक और बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनावों के बीच सीतापुर से, जहां पर सीतापुर में भी ग्रामीणों ने चुनाव का किया है बहिष्कार। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। भाजपा सांसद और विधायक से नाराज ग्रामीण, मतदान केंद्र पर पसरा सन्नाटा। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से, पिछले 10 सालों से गांव में नहीं हुआ है कोई विकास कार्य। सीतापुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों के बीच पूरे गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। मतदान केंद्र पर छाया हुआ है सन्नाटा। ब्लॉक परसेंडी क्षेत्र के ग्राम सभा मिर्जापुर के पिपरी गांव का मामला, जहां पर विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। इस वक्त ये बड़ी खबर सीतापुर से, जहां विकास कार्य न होने पर पूरे गांव के ग्रामीणों ने मतदान का किया बहिष्कार। भाजपा सांसद और विधायक से नाराज दिखे ग्रामीण। पिछले 10 वर्षों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, मतदान केंद्र पर पसरा है सन्नाटा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सीतापुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर पिछले 10 सालों से गांव में विकास कार्य नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, सीतापुर के पिपरी गांव का यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने विकास कार्यों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया, जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर के ब्लॉक परसेंडी गांव के मिर्जापुर गांव है, जहां पर मिर्जापुर का पिपरी गांव है। पिपरी गांव में बीते, अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो बीते 10 सालों से कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। विकास कार्य न होने से ग्रामीण काफी नाराज हैं और आक्रोशित ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। सुबह से ही जहाँ अधिकारी मतदान केंद्र पर बैठे हुए मतदाताओं का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं पर अगर मतदान केंद्र की बात की जाए तो सन्नाटा पसरा हुआ है। जब इस बारे में ग्रामीणों से बात की गई तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी विकास कार्य गांव में अभी तक नहीं कराया गया। बीते 10 सालों में मोदी सरकार है और यहाँ पर मोदी सरकार के होने के बावजूद कोई भी जमीनी स्तर पर विकास कार्य नहीं कराया गया। हालांकि अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़क पर पिछली जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जो विधायक हैं, मौजूदा भाजपा विधायक हैं, ये गांव में गए थे वोट मांगने के लिए, तो ग्रामीणों को ये आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर सड़क बन जाएगी। 3 साल बीत जाने के बावजूद जब सड़क नहीं बनी है, तो अब लोकसभा चुनाव जब आया है तो ग्रामीणों ने चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। ये बड़ा मामला सीतापुर का है। अब वहां पर अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन जानकारी होने के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल कोई सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। जी रमेश, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सीतापुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान केंद्र पर पसरा हुआ सन्नाटा। सीतापुर के पिपरी गांव का यह मामला, जहां विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का किया है बहिष्कार। और उस बीच कन्नौज से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर सपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है मतदान को लेकर। इस वक्त बड़ी खबर कन्नौज से, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया बड़ा आरोप वोटिंग को लेकर। सपा का यह बड़ा आरोप सामने आ रहा है, मतदाताओं को किया जा रहा है परेशान। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से, लोकसभा चुनावों का चौथा चरण जारी है। तिरवा विधानसभा में बूथ संख्या 354 पर किया जा रहा है परेशान। तो कन्नौज से यह बड़ी खबर, जहां मुस्लिम महिलाओं को आधार कार्ड से वोट नहीं डालने दिया जा रहा, मुस्लिम बूथों पर वोटिंग स्लो। इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां कन्नौज में सपा ने लगाया है बड़ा आरोप। शेखाना की बूथ संख्या 301, 302, 303 आदि पर वोटिंग स्लो। कन्नौज में वोटिंग को लेकर सपा का बड़ा आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनावों के बीच, जहां मतदाताओं को किया जा रहा है परेशान, ऐसा आरोप सपा की तरफ से लगाया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुजाहिद मजीदी कन्नौज से जुड़ रहे हैं। मुजाहिद, समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम जो मतदान केंद्र है, बूथ हैं, वहां पर वोटिंग नहीं डालने दी जा रही है, मतदान नहीं करने दिया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। क्या जानकारी?
जी अनुराग, बता दें कि जिस तरह से मुस्लिम बूथों पर जो सपा का आरोप है कि मुस्लिम जो बूथ है वहां पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका जो नकाब है वो हटाकर वह उनका आधार कार्ड के जरिए उनको वोट डालने जा रहा है। कहीं ना कहीं जो वोटिंग है वो बहुत स्लो होती जा रही है, जिससे जो मतदान प्रतिशत है कहीं ना कहीं कम हो जाए। सपा लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी के दबाव में जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। जिस तरह से अगर बात की जाए मुस्लिम बूथों की, तो मुस्लिम बूथ अभी भी लंबी लंबी कतारों में लगा हुआ है। उनका जो वोटिंग जो वोट पड़ रहा है वो प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि जो बूथ इस तरह वहां पर काफी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न की जा रही है, जिससे जो मुस्लिम बूथों पर जो वोट पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, जिसका सपा लगातार निर्वाचन आयोग को शिकायत कर रही है। इसके बावजूद भी अब ऐसे कई बूथ हैं जहां पर स्लो वोटिंग की जा रही है, चाहे मुस्लिम मोहम्मदिया की बात की जाए, चाहे केके की बात की जाए, जहां पर मुस्लिम बूथ लगातार वहां पर अभी तक वोटिंग स्लो की जा रही है। जी अनुराग। मुजाहिद, अगर बात की जाए लगातार सपा का यह आरोप इन चुनावों में लगातार रहा है, पिछले 3 चरणों में भी हमने देखा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आधार कार्ड दिखाने के बावजूद अगर वोट नहीं डालने दिया जा रहा, आधार कार्ड तो ये पहचान पत्रों में से एक में है। जी अनुराग, बताइए जिस तरह से एक पर्ची दी जाती है वोटर को कि वोटर के और उससे आधार कार्ड पर वहां पर वेरिफिकेशन किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा है कि उसका आधार कार्ड जो पर्ची के बावजूद भी उसका जो स्टॉल है, महिलाओं का जो नकाब है उसको हटाकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं जो वोट डालने की उसमें बाधा डाली जा रही है। सपा लगातार आरोप लगाए, जिस तरह से कैराना में आरोप लगाया गया था जो मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने देगा, उसी तरह से आज कन्नौज में भी लगातार सपा जो है ये आरोप लगा रही है कि जो मुस्लिम मतदाता है उनको कहीं ना कहीं वोट डालने से रोका जा रहा है। जो प्रशासन है वो लगातार बूथों पर जा रहा है, चेक कर रहा है, अगर कोई मामला होता है तो कहीं ना कहीं उनको निर्देशित किया। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आईजी जोन कानपुर यहाँ मुस्लिम मोहम्मदिया के बूथ पर पहुंचे, तो उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की भी जायजा लिया। वहीं पर जिलाधिकारी भी पहुंचे, उन्होंने जो वहाँ के एजेंट से उनसे बात की है। कहीं ना कहीं एजेंटों ने भी उनको बताया कि जिस तरह से जो मुस्लिम मतदाताओं के साथ कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ा था, उसको लेकर जो बूथ एजेंट से उन्होंने बात की है, तो साफ तौर पर कहा गया कि जो मुस्लिम मतदाता हैं कि उनकी पर्ची को चेक करके उनको वोट डालने दिया जाए। जी मुजाहिद, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कन्नौज से, जहां पर समाजवादी पार्टी ने वोटिंग को लेकर किया है बड़ा आरोप, लगाया है बड़ा आरोप, जहां पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आधार कार्ड से वोट नहीं डालने दिया जा रहा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से, जहां लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है, लेकिन उन्नाव में ग्रामीणों ने विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर से मतदान का किया है बहिष्कार। तो इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से, जहां उन्नाव में भी मतदान का हुआ बहिष्कार। सेमरा गांव के लोगों ने किया बहिष्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेमरा गांव के लोगों ने रेलवे द्वारा बाउंड्री बनाए जाने से नाराज हैं ग्रामीण। आने जाने पर परेशानी के चलते ग्रामीणों ने किया वोटिंग का यानी कि मतदान का बहिष्कार। हसनगंज तहसील क्षेत्र के सेमरा गांव का यह पूरा मामला है, जहां मतदान केंद्र पर छाया है पूरी तरीके से सन्नाटा। तो इन उन्नाव से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मतदान का ग्रामीणों ने किया है बहिष्कार। रेलवे बाउंड्री बन जाने की वजह से नाराज हैं ग्रामीण। आने जाने को लेकर परेशानी का कारण है रेलवे द्वारा बनाई गई बाउंड्री। इसको लेकर सेमरा गांव के हसनगंज थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का किया बहिष्कार। तो आपको बता दें कि चुनावी जो दौर इसमें चल रहा है, चौथा चरण आज चल रहा है, चौथे चरण का मतदान चल रहा है। इसी बीच जो खबरें सामने आ रही हैं बिल्हौर से, उन्नाव से, सीतापुर से, जहां पर लगातार चुनाव का बहिष्कार यानी मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। उन्नाव में भी लगातार इसी तरीके की खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ कन्नौज में सपा की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से आज के इस चुनावी रण में हमारे साथ फिर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कानपुर से अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं और इटावा से प्रमोद हमारे साथ हैं। हरदोई से हमारे साथ अनंत त्रिवेदी हमारे साथ हैं दूसरी तरफ, और कानपुर देहात से यासीन अली हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। ग्राउंड रिपोर्ट से आप जीरो से आप लोग बात कर रहे हैं। कानपुर से शुरुआत करते हैं। अभय, सुबह से आप लगातार मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रतिशत को देखने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ नज़ारा आपको देखने को मिला? क्योंकि कई जगहों से मतदान बहिष्कार की खबरें भी सामने आ रही हैं।
बिल्कुल अनुराग, आपको बता दें जिस तरह से सुबह से जो मतदान केंद्रों के बाहर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कई ऐसे मतदान केंद्र जो हैं जहां पर जो भीड़ है वो देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे मतदान केंद्र भी हैं जहां पर लोगों ने जो है मतदान का बहिष्कार कर दिया। तमाम सारे उनके मुद्दे रहे, जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो अपने मतदान का जो है बहिष्कार किया, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो इस बार मताधिकार का अपने प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हालांकि जैसे ही ये खबरें सामने आई, इसके बाद जो अलग अलग अधिकारी हैं वो उनके पास जा रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर रुक करें इटावा की तरफ, तो इटावा में हमारे साथ प्रमोद हैं। प्रमोद, इटावा में इस वक्त क्या हलचल मची हुई है, मतदाताओं का क्या रुझान है, किस तरह से वोटिंग चल रही है और क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां? जी बिल्कुल लागू जिस तरीके से इटावा के चौथे चरण को लेकर के आज 13 मई को सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर मतदान हो गया है और इटावा के जिला अपना यहाँ मतदान और उसी के 8 बजे के समथिंग में थोड़ी सी हल्की से बारिश भी हुई थी, पर बारिश में के दौरान ये देखने को मिला कि मतदाता अपने घर पर रुके नहीं, बारिश के चलते भी अपने मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल के बूथ स्थलों पर जाकर अपने मतदान किया। और इस समय हर बूथ केंद्रों पर वहाँ पर मतदान जो मतदाता है वो वहाँ अपने मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और हमारे साथ कानपुर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी बारिश के चलते यहाँ पर जो बरसात हो रही है चलेगा और किचन में भी पिछले की किस तरीके का उन्होंने ध्यान दिया है। अगर बात की जाए तो इटावा प्रशासन ने पूरी तरीके से जो संवेदनशील जो बूथ है उस पर ऐसा पोस्ट का भी इंतजाम किया गया है और भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ राहत अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपकी तरफ से फिर से आप रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 6 तस्वीरें दिखा दें उन मतदाताओं की जिन्होंने पहली बार वोट डाला है, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स की ये 6 तस्वीरें। पहली बार लोकतंत्र के इस चुनाव में मतदान करना, क्या सोच थी आपकी? सर मैं आज बहुत एक्साइटेड थी सुबह उठते टाइम कि मुझे आज पहली बार वोट करना है और इसमें मेरा भी एक हिस्सा है, एक भाग ले रही हूँ मैं भी इस महापर्व में, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई इस चीज़ की। अच्छा, युवा है तो क्या संदेश देना चाहती है उन युवाओं को जो आज भी वोट डालने नहीं आते और घर पर बैठे रहते? मैं उन युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपको अपना वोट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है और अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप कुछ कहने लायक नहीं है किसी को भी, क्योंकि आपने अपना काम पूरा नहीं किया है। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि इस बार पहला वोट है, तो हाँ इसीलिए सुबह सुबह उठ कर आए और वोट किया। कैसा महसूस हो रहा है, किस तरीके से जनप्रतिनिधि चुना आपने, जो आप लोगों के यूथ को लिए आगे जो यूथ के लिए काम करे, जो डेमोक्रेसी के लिए काम करे और जो देश को आगे बढ़ाए, जो देश की इकोनॉमी को आगे ले जाए, उनको चुना है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं फर्स्ट टाइम वोट देने के लिए, वेट कर रही थी, अभी बस 18 की हूँ। मेरा नाम वंशिका है। आप क्या सोच के आज वोट देने फर्स्ट बार आपका वोट आया? फर्स्ट बार वोट दे रही हूँ, यही कि मतलब जिसको भी दूं फिर वो अच्छी चॉइस हो, यही हो कि फिर डेवलपमेंट आए हमारी कंट्री में। और आप एक महिला हैं, किस तरीके से? हाँ वो एक्चुअली मेन फैक्टर वो भी है कि हाँ ऐसी हो कि सेफ्टी मेंटेन रहे सारी फीमेल्स के लिए और विमेन के लिए, क्योंकि अगर हम निकल ही नहीं पाएंगे सेफली तो फिर क्या पॉइंट है गवर्नमेंट का। पहली बार आपने वोट डाला है, कैसा लग रहा है आपको, क्या अनुभव है रहा आपका और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला? जी बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मैंने पहली बार वोट दिया और मैं देखता था कि सभी लोग वोट देते थे, तो मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी वोट करूं और मैंने आज पहली बार वोट किया है। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है अपने देश के प्रति। और क्या मुद्दे रहे आपके जब आप अंदर मतदान केंद्र में, किसी तरह की कोई दिक्कत हुई आपको वोट डालने में, या और भी क्या जहन में आपके रहा? नहीं, दिक्कतें कोई नहीं, सब कुछ बहुत कोऑपरेटिव था और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, सब कुछ सही था। और मुद्दे की बात करें तो मुद्दे वही थे, विकास के मुद्दे और बेरोजगारी ख़त्म हो और एक ऐसा नेता चुनकर आए जी जो मतलब जो क्या करे, जो विकास करे और हर चीज़ों पर ध्यान दे। पहली बार वोट दिया है, बहुत एक्साइटेड थे, इसलिए सुबह 5 बजे उठे थे, बट गलत जगह खड़े हो गए थे, इसलिए पहला टाइम तो नहीं डाल पाए, लेकिन मतलब विश थी कि पहला वोट पहली बार डालें, इसीलिए सुबह 5 बजे से उठकर यहाँ पे आके खड़े हो गए। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पिछली बार नहीं,
आ पाई थी वोटिंग लिस्ट में नाम, बट इस बार आ गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा जनप्रतिनिधि चुन रही हैं? वही जो हम लोग के लिए काम कर सके, जो एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ा सके और एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि हम लोग तो इस समय उसी पीक पर हैं जहाँ पे हम लोग के लिए कुछ बेटर हो। अब हम लोग को और किसी चीज़ से तो मतलब नहीं है, मेन मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। इतना पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी मेहनत के हिसाब से हम लोगों को सफलता मिले और उस चीज़ में आगे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आपका हर्ष गौर। हर्ष, कहाँ पर मतदान करने आए थे आप? गांधी स्मारक में आए थे मतदान करने। क्या पहली बार आपने मतदान किया है? जी हमारा पहली बार है। क्या सोच थी आपकी पहले जल्दी आकर मतदान करने की? ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारे पहली बार मैं वोट डालने आया हूँ। बाकी लोगों से भी अपील है कि आप भी अपने घर से निकलिए वोट डालने के लिए। अच्छा, आपने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी दी, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो घर पे बैठे रहते हो, मतदान करने नहीं आते हैं? मेरी यही संदेश है कि घर पे ना बैठिए, आप एक बार अपना वोट डालने निकलिए। और उस बीच बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष को पुलिस से हुई है झड़प। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से, जहां मतदान केंद्र से रोते हुए, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष की पुलिस कर्मियों से हुई बहस। बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे ने पुलिस पर लगाया भद्रता का आरोप। अब भद्रता के बाद पुलिस कर्मियों पर बिफरे बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे। मतदान केंद्र से रोते हुए बाहर निकली दीपू पांडे की पत्नी। तो कानपुर में बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष की पुलिस कर्मियों से हुई बहस। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे ने पुलिस पर लगाया अभद्रता का आरोप। अभद्रता के बाद पुलिस कर्मियों पर बिफरे बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे। मतदान केंद्र से रोते हुए बाहर निकली दीपू पांडे की पत्नी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां कानपुर में बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष की पुलिस कर्मियों से हुई बहस। बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे ने पुलिस पर लगाया भद्रता का आरोप। पत्रकार भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई नेता इंसान तुमसे कहा बोलो, मैंने बार उंगली दिखा दिखा बोल रहा था, मैंने कहा आप जा रहे हो जाओ। तुमने पत्नी के सामने क्या कहा? क्या औकात है? अगर तुम पुलिस से करोगे और इसका मतलब जिसकी जाओगे आप मतदाता की बेइज्जती करोगे। तुम यहाँ पे मतदान द्वारा कहते हो तुम? सॉरी सर। किस बात की सॉरी? मैं किसी को नहीं, मुझे गिरफ्तार करो तुम। क्यों? गिरफ्तार मैं करूँ, बाल लगा गिरफ्तार करो। मैंने नियम बोले कानून के, गिरफ्तार करो मुझे। नहीं, मुझे गिरफ्तार करो तुम। तुमने कहा ना मैं बाल लगाऊं। नहीं, किसी के साथ झगड़ा करेंगे क्या ये? चलो 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 ठीक है। तो आपको बता दें कानपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मतदान केंद्र पर बीजेपी के उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे की पुलिस से हुई अब झड़प। जहां पर उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे ने पुलिस कर्मियों पर लगाया भद्रता करने का आरोप। जहां मतदान केंद्र से बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे की पत्नी रोती हुई बाहर निकली। पुलिस कर्मियों पर बिफरे बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से, जहां पर चौथे चरण का मतदान जारी। इस बीच कानपुर में बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष की पुलिस कर्मियों से हुई बहस। तो इस वक्त ये बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर बीजेपी के उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे पुलिसकर्मियों पर बिफरे। पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प हुई। अभद्रता को लेकर नाराज दिखे दीपू पांडे। मतदान केंद्र से रोते हुए बाहर निकली दीपू पांडे की पत्नी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कानपुर से ये सामने खबर आ रही है। बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे ने पुलिस पर लगाया भद्रता का आरोप। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बीजेपी के उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपू जी, आज चुनाव का दौर है, चौथे चरण का चुनाव जारी है। इस बीच खबर सामने जो आई है निकलकर, उस पर क्या कुछ कहेंगे?
कुछ नहीं, मेरा जो अपना पोलिंग बूथ है जहाँ पे मैं मतदान करता हूँ, कानपुर पब्लिक स्कूल विजयनगर डबल पुलिया के पास है, गोविंद नगर विधानसभा में लगता है। और मेरा 23 नंबर बूथ पे मेरा मतदान होना था, 22 नंबर पे मेरी पत्नी का। हम लोग जा रहे थे तो वहाँ एक संजय कुमार करके एक दरोगा था, उसने जाते समय मुझे टोका। हमने उससे बहुत आसानी से कहा, अपना यार जो काम करो मतदान बढ़ाना है, तुम लोग इस तरह से मतदान घटाओगे। क्योंकि इसके पहले कार्यकर्ता बता चुके थे कि वो सारे मतदाताओं से ना उनकी उम्र का लिहाज कर रहा है, ना पुरुष महिला देख रहा है, सबसे वो बदतमीजी करके कहीं ना कहीं मतदान को में रुकावट डालने का काम कर रहा था। हम वोट डालने के हम लौट के आए तो मेरी पत्नी वहां खड़ी थी, उन्होंने बताया कि इसने बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है और भाजपा और जिलाध्यक्ष के लिए। तब मुझे गुस्सा आया, तब मैंने उसे पूछा तुम चाहते क्या हो। खैर उसने फिर बोला मैं सारी बोल रहा हूँ। किसी भी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया और इसके बाद बहुत तेजी से जो है भागते हुए निकल गया। पुलिस का ये आचरण हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे जो मुझे लगता है कि ये लोग सोच समझ के मतदान को में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो दीपू जी प्रतिबद्ध है कि मतदान अधिक से अधिक होगा। तो दीपू जी, जो ये मामला सामने आया, क्या इसका अभी पटाक्षेप हो गया है? इस मामले को आपने रफा दफा कर दिया या फिर इसके एसपी क्राइम को बता दिया था तुरंत, और सीपी कानपुर से अखिल कुमार जी को बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मतदान का समय है। हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक मतदान कराना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उसको मतपेटिकाओं में जो है पहुंचाने का है। तो इसलिए अभी अगर ये शाम तक कोई कार्रवाई ऐसी सामने नहीं आती है तो हम निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन से बात करेंगे और ऐसे अभद्र आचरणहीन अधिकारियों को जो है दंड दिलाने का काम। बिल्कुल दीपू जी, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कानपुर से, जहां पर बीजेपी के उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे के साथ पुलिस की हुई नोकझोंक, जहां पर पुलिस की अभद्रता को लेकर बिखरे बीजेपी उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से, जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर हुई कहासुनी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कन्नौज से, जहां पर बीजेपी यानी कि भाजपा और सपा के समर्थकों के बीच हुई है ये नोकझोंक, ये बहस। जहां पर इस वक्त ये बड़ी खबर कन्नौज से आपको दे रहे हैं, फर्जी वोटिंग को लेकर हुई कहासुनी। और चौथे चरण का मतदान जारी है, जहां पर कन्नौज में सपा और भाजपा के समर्थकों में हुई है बहस। फर्जी वोटिंग को लेकर हुआ यह मामला, जहां पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से, जहां छिबरा मऊ नगर पालिका में बने पिंक बूथ का है ये पूरा मामला। जहां कन्नौज से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, फर्जी वोटिंग को लेकर हुई कहासुनी। सपा और भाजपा के समर्थकों में हुई बहस। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हटाया इस वक्त की बड़ी खबर। तो कन्नौज से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां छिबरा मऊ नगर पालिका में बने पिंक बूथ का है ये पूरा मामला, जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर सपा और भाजपा के समर्थकों में हुई नोकझोंक। फर्जी वोटिंग को लेकर हुई कहासुनी, जहां पर पुलिस ने हल्के बल प्रयोग का किया इस्तेमाल। तो कन्नौज से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई कहासुनी। जहां छिबरा मऊ नगर पालिका में बने पिंक बूथ का है ये पूरा मामला। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर सपा और भाजपा के समर्थकों में हुई कहासुनी। इसके बाद पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। तो इस बीच हमारे साथ हमारे दो संवाददाता आज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आज
जो चौथे चरण का मतदान जारी है उस पर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ दो हमारे संवाददाता मौजूद हैं। प्रमोद हमारे साथ इटावा से मौजूद हैं, दूसरी तरफ यासीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। रुक करते हैं दोनों संवाददाताओं का कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्योंकि चौथे चरण का ये मतदान जारी है और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। यासीन, अगर बात की जाए कानपुर देहात की तो क्या इस समय माहौल है? कानपुर देहात की अगर बात करें, कानपुर देहात में किस तरीके का वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल रहा है और किस तरह का वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है जो वोटर्स हैं? जी, बेशक तौर पर कानपुर देहात में 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। करीब 10 लाख जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बात करें अगर मतदाताओं के उत्साह की तो सुबह से ही खासा उत्साह देखने को मिला है। भीषण गर्मी के बावजूद भी मतदाताओं की अच्छी खासी लाइन जो है पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है और सुबह से ही पोलिंग बूथों पर अच्छी खासी भीड़ है। वहीं अगर प्रशासनिक अमले की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। पोलिंग बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा बल है और वहीं दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी इस बार जिला प्रशासन की ओर से निर्वाचन आयोग की तरफ से अलग से व्यवस्थाएं की गई। किसी प्रकार की किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के चाहे पुलिस प्रशासन हो और चाहे प्रशासनिक अमला, हर कोई उनको सहूलियत देता दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। यासीन, अगर बात की जाए कानपुर देहात की तो कानपुर देहात जो इलाका है कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो किसान बाहुल्य एरिया माना जाता है। यहाँ पर किसानों के मन में क्या उथल पुथल है इस वक्त? किसान किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट करेंगे? जी, बेशक तौर पर कानपुर देहात एक कृषि प्रधान जिला कहा जा सकता है और साथ ही यहाँ पर 3 अहम जो लोकसभा है उसकी 3 अहम विधानसभाएं पड़ती हैं, जिसको लेकर के यहाँ के जो किसानों के जहन में उनके लोकल के मुद्दे हैं, आवारा पशु से लेकर के किसान सम्मान निधि सहित कई मुद्दे उनके जहन पर हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि किसान उस मताधिकार का जो प्रयोग किया है किसकी ओर करता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तो बात सही है। प्रमोद, अगर हम आपसे बात कर लें, इटावा की ओर रुख कर लें। प्रमोद, इस बार चुनावों में सबसे बड़ा जो वोटर्स है, जो सबसे बड़ी वोटर्स की संख्या है वो है नए मतदाताओं की, यानी कि यंगस्टर्स की, जो नौजवान इस वक्त पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। उनके मन में क्या इस वक्त चल रहा है? उनके मन में क्या आपकी बात हुई है? क्या रुझान उनका है वोटिंग को लेके? इटावा में जब युवकों की बात की जाए तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर 4-5 जब युवकों से बात की गई जिनका उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको मात्र विकास की ओर सोचना है, जिसमें जो भी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो अगर हमारे इटावा का या हमारे प्रदेश का या देश का कोई विकास जो करेगा हम उसी को ही वोट देंगे। और रोजगार को लेकर के लिए हमको वोट करना है, क्योंकि आने वाले समय पर हम बड़े हो रहे हैं और हमको भी रोजगार चाहिए होगा, इसलिए उसी सरकार को देखते हुए हम लोग अपना वोट करेंगे। और रही बात जैसे कि जो आसपास के क्षेत्रों से जो भी खबरें जो आ रही हैं, कहीं फर्जी मतदान को लेकर के बहस हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ऐसा इटावा में अभी तक के बारे में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि इटावा की जो प्रशासन है जहाँ पर 5 चौकी जो व्यवस्था रखी है, कोई भी अराजक तत्व पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में कोई भी यहाँ पटक नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से 200 मीटर के दायरे में जो बैरिकेडिंग लगा करके जो पुलिस की चेकिंग कर रही है, आधार कार्ड कर रही है, कहीं कोई अराजक तत्व किसी अन्य जनपद से ना आकर के यहाँ अपना वो चलाए। इस तरह से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। और रही बात अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो इटावा में 10 साल पहले यहाँ सपा का गढ़ राजता था, पर 10 साल से लेकर अभी तक आज ये दायरे में जो बीजेपी का कब्जा कर चुकी है, उसी को देखते हुए आज जो बीजेपी के प्रत्याशी है रामचंद्र कटोरिया, वो इस बूथ स्थल पर आए थे और उन्होंने जिसका रजिस्ट्रेशन भी किया था। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उनको साफ तौर पर कहना था कि श्री राम भगवान ने हमारी सुनी है, इसी कारण से आज वर्षा भी हो रही है और वर्षा में ही कीचड़ होती है, कीचड़ में ही समझ खुलता है। और इसी तरीके का बयान देते हुए उन्होंने विपक्ष के ऊपर हमला करते हुए साफ तौर पर कहा है कि साइकिल कहीं नहीं। लेकिन प्रमोद, राम शंकर कठेरिया की आप बात कर रहे हैं। राम शंकर कठेरिया को तो उनके घर में ही चुनौती मिल रही है, उनकी पत्नी भी देखा जाए तो इस वक्त चुनावी मैदान में उनकी ताल ठोक रही हैं।
नहीं, वो चीज है कि उन्होंने जब नामांकन हुआ था तो उनकी खुद की पत्नी ने ही 2 दिन के अंतराल में ही अपना निर्दलीय का पर्चा भरा था, पर 29 तारीख को उन्होंने अपना पर्चा को वापस भी लिया था और उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं अपने पति के खिलाफ ना तो मैं गई थी और ना मैं जा रही हूँ, इसी कारण से अपने पति के लिए ही वोट मांगूंगी। जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि चौथे चरण का जो मतदान जारी है, चौथे चरण के मतदान का क्या इस वक्त चल रहा है और विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से चौथे चरण का आज मतदान जारी है। 10 राज्यों में आज चुनाव चल रहा है और लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और आपको सीधे तस्वीर दिखा दें कि ये तस्वीर सामने आ रही है। कानपुर लोकसभा जो प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, वो इस वक्त पहुंचे हैं कानपुर के प्रसिद्ध परमठ के आनंदेश्वर धाम में, जहां पर वो बाबा भोलेनाथ का, बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं और लगातार लोगों की नज़र बनी हुई। आज चौथे चरण का मतदान जारी है और आज मतदाता जो भाग्य विधाता हैं वो आज ये भाग्यों का इनका फैसला करेंगे। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करने भी वो गए हैं। रमेश अवस्थी इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अपने मतदान का प्रयोग भी रमेश अवस्थी ने किया। उसके बाद बाबा आनंदेश्वर के धाम परमठ में पहुंचे और आइए इसी बीच आपको सुनाते हैं कि कानपुर से लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने क्या कुछ कहा। पूरी उम्मीद है, आप देखना है कि सुबह 7 बजे से आप सब लोग यहाँ खड़े हुए। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कानपुर, जो मतदान का टाइम 7 बजे, उससे पहले ही मतदान केंद्र पर भारी भीड़ लगेगी और बाहर लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। तो इससे आज स्पष्ट हो गया है कि पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर बन बना चुका है वोट देने के लिए और 400 का नारा जो माननीय प्रधानमंत्री दिया है वो पूरा होगा। क्या 370 राम मंदिर का फायदा भाजपा को मिलेगा? बिल्कुल, और उस हर चीज का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा जो समाज हित में, देश में। सभी धर्म के लोग चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो और राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम मंदिर के निर्माण के बाद हम सब लोगों ने रामलीला के दर्शन किए। तो आज लोग राम मंदिर के नाम पे वोट दे रहे हैं। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था राम मंदिर का, वो नहीं पूरा हो पाया क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। लोग सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे थे, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे, अपने लिए राजनीति कर रहे थे। देश में पहला कोई राजनीतिक व्यक्ति आया है जिसने समाज के लिए राजनीति की, देश के लिए राजनीति की। इसलिए देश हित, सनातन हित सबके नाम पर और अब आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्र, जो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के टिकट पर इस वक्त मैदान में हैं। वो अपने परिवार के साथ मतदान स्थल पर पहुंचे हैं, मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। इस पर मैं क्या कहूं, ये तो परिणाम बताएगा कि क्या होने वाला है। हर आदमी कह रहा है परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार से आदमी त्रस्त है और राजा मस्त है। आप देखिएगा, आदमी इस समय चुनाव आलोक मिश्रा नहीं लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है, चुनाव लड़ रही है जनता और जनता कह रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कितने मार्जिन से जीतते हैं? ये इतना मैं नजूमी नहीं हूँ, लेकिन तो आइए अब आपको दिखाते हैं सुरेंद्र मैथानी गोविंदनगर विधानसभा के जो हमारे विधायक, उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि लोकतंत्र के पर्व को हम लोग पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। उसी कड़ी में हम सब लोगों ने सवेरे ढोल, मजीरा, शंख और घंटा, घड़ियाल लेकर के जागरण करते हुए लोगों से अपील करी कि पहले मतदान, बाद में जलपान। और ये अपील करने का ये परिणाम हुआ कि बुजुर्ग, महिला, बच्चे, नौजवान और जो पहली बार मतदाता है वो सारे लोग निकल करके और हम सब लोगों के साथ शामिल होकर के इस जागरूकता यात्रा में शामिल हुए और वो वोट डालने के लिए आतुर दिखाई दिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी। और उस बीच बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां एक भाई ने भाई के शरीर का यानी पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने से पहले दिया मतदान के बाद भाई के अंतिम संस्कार के लिए हुए रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से,
जहां मतदान को लेकर आई सबसे बड़ी पहल। कानपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर, भाई के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने से पहले भाई ने किया मतदान। इस वक्त की यह बड़ी खबर, अकबरपुर लोकसभा के आरके नगर का है यह मामला। मतदान केंद्र पर पहुंचते ही बुजुर्ग को मिली भाई के निधन की खबर। बुजुर्ग मतदाता बनारसी लाल मिश्र ने पहले किया मतदान। मतदान के बाद भाई के अंतिम संस्कार के लिए हुए रवाना। इस वक्त की यह बड़ी खबर कानपुर से, जहां मतदान को लेकर आई सबसे बड़ी पहल सामने। कानपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां भाई के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने से पहले भाई ने किया मतदान। अकबरपुर लोकसभा के आरके नगर का यह मामला। मतदान केंद्र पर पहुंचते ही बुजुर्ग को मिली भाई के निधन की खबर। बुजुर्ग मतदाता बनारसी लाल मिश्र ने पहले किया मतदान। तो आइए अब आपको दिखाते हैं मतदान से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान को लेकर कैसा क्या रहा। 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें, फर्रुखाबाद, सीतापुर, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर देहात और शाहजहांपुर की ये 6 तस्वीरें। तो आपको बता दें, फर्रुखाबाद में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चुनाव का दौर जारी है, मतदान जारी है। इस वक्त फर्रुखाबाद में मतदान चल रहा है, बड़ी संख्या में वहां पर मुस्लिम मतदाता भी पहुंचे। और दूसरी तरफ सीतापुर में भी मॉडल मतदान केंद्र के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है। और गांव में युवा मतदाता भी उन्नाव में पहुंचा हुआ आप देख सकते हैं, बुजुर्ग में उन्नाव मतदाता। दूसरी तरफ कन्नौज की तस्वीर, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक नजर आ रहे हैं मतदान केंद्र पर, जहां मतदान केंद्र पर पहुंचे वोटिंग के लिए। दूसरी तरफ कानपुर देहात में भी मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या नजर आ रही है, जहां पर धूप से बचने के लिए इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी तरफ शाहजहांपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जितेंद्र प्रसाद पहुंचे हैं वोटिंग के लिए परिवार के साथ। जहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जितेंद्र प्रसाद वहां पर पहुंचे हैं मतदान के लिए परिवार के साथ। दूसरी फर्रुखाबाद में बड़ी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, मुस्लिम मतदाता वहां पर पहुंचे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा। साक्षी महाराज जो है आज सदर विधानसभा में वोट करके निकले हैं। एबीसी से खास बातचीत के लिए मौजूद है, बात करते हैं, समझते हैं कि महाराज जी किन मुद्दों को लेकर वोट करके आए, क्या कुछ उन्नाव में देखते हैं। मस्जिद के बारे में महाराज जी आपने वोट किया, किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? मैंने देश को लेकर वोट किया है, मोदी को लेकर वोट किया है। देश का सम्मान मोदी जो बढ़ा है, मोदी के सम्मान में वोट किया। महाराज जी यूपी में इस बार बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं? मुझे लगता है कि कौन सी सीट हम हार रहे हैं। जब बटलोई में एक चावल देखा जाता है तो मैं अपने उन्नाव को देख के कह सकता हूँ कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है निशाने साधता रहता है, क्या लगता है इस बार जो है आप लोग 400 पार की बातें कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी 150 में सिमट के रह जाएगी। विपक्ष निशाना साधता है लेकिन चुक जाता है, कहीं निशाना उसका सीधा पड़ता नहीं। मोदी ने कह दिया 400 पार तो 400 पार होगा और विपक्ष प्रतिपक्ष का नेता चुनने में भी सक्षम नहीं होगा। और ना राहुल पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, न अखिलेश पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, न ओबीसी पार्लियामेंट पहुंचेंगे। उन्नाव में अनु टंडन से कितनी टक्कर आप देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं उन्नाव में आप 5 लाख पार जा रहे हैं, क्या पोजीशन? अनु टंडन की 2 बार जमानत जब्त की है जब कांग्रेस से आई, अब साइकिल पे सवार हो गई अपना भाग्य जमाने के लिए, फिर जमानत जब्त हुई है। अनु टंडन से पूछिए चौथा इलेक्शन कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीजेपी के फेवरेट नेता सांसद साक्षी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है इस बार उन्नाव से हम 5 लाख पार की जीत दर्ज करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ आशु अवस्थी, एबीसी न्यूज उन्नाव। और आइए अब आपको दिखाते हैं कानपुर महापौर प्रमिला पांडे की तस्वीरें। मतदान केंद्र पर वो नजर आई, उन्होंने क्या कुछ कहा। कि कानपुर नगर की महापौर प्रमिला पांडे खुद स्कूटी चलाकर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची, जहां पर परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला। तो आपको बता दें कि कानपुर महापौर प्रमिला पांडे खुद मतदान केंद्र पर पहुंची स्कूटी चला के और जागरूक किया लोगों को। और आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा महापौर प्रमिला पांडे ने।
एक जागरूक मतदाता की तरह शहर की पहली नागरिक महापौर प्रतिमा पांडे ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। सुबह ठीक 7 बजे मतदान स्थल पर जाकर उन्होंने वोट किया है। साथ ही मौजूद प्रतिमा पांडे, मैम, वोट किया है, किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए वोट किया गया? देखिए, वोट किया है, मेरा मतदान भारतीय जनता पार्टी का है। मेरा मतदान, मैं पूरे शहर वासियों से मैं अपील करती हूँ कि सब भारी से भारी मात्रा में जाकर मतदान करें कि ये कानपुर की प्रेम नगरी में इतना मतदान हो कि किसी भी लोकसभा में ना हो। अब वहाँ जाएं और जो देश के लिए काम करता हो, जो देश के लिए जीता हो मरता हो, उसके पक्ष में वोट डालें। 400 पार का दावा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या लगता है इस बार कितनी सीटें हैं? हम 400 पार हैं, कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में, ये मामला है। कोई इनबट है ही नहीं है, हम 400 पार हैं। तो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में के साथ मतदान का प्रयोग अपने कर लिया है महापौर प्रतिमा पांडे ने। और साफ तौर पर कहना है कि तीसरी बार भी इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीत का झंडा फहराएंगे। कैमरामैन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित। और आइए अब आपको दिखाते हैं कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक की तस्वीरें। मतदान के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि कन्नौज से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो कन्नौज से ये तस्वीरें सुब्रत पाठक की, और इस दौरान क्या कुछ कहा सुब्रत पाठक ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये चुनाव कोई सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। अखिलेश जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम और हमारे सहित कन्नौज की जनता मोदी जी को प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। स्वाभाविक है, अंतर साफ है। लेकिन आप ये कहते रहे हैं कि भैया पिछली बार तो बीएसपी के साथ गठबंधन था, इस बार कांग्रेस का साथ गठबंधन है। गठबंधन क्या कांग्रेस के साथ होने से आपको फायदा हुआ है या बीएसपी के साथ होता तो नुकसान होता? नहीं, देखो कुल मिलाकर क्या है कि इससे स्वाभाविक है। पिछली बार सब सपा बसपा गठबंधन था तो जमीन पे ताकत इनकी ज्यादा थी, लेकिन आज वो गठबंधन है नहीं। तो आपने देखो कि आज दिखता भी नहीं है कि आप इनका जो चुनाव रहा, चुनाव में कोई लोकल के लोग इनके साथ दिख रहे थे। कैसे बाहर से आ रहे, यूपी 74, यूपी 75, यूपी 77, यूपी 79, यूपी 85, यूपी 83, यूपी 84, यूपी 26, यूपी 15, यूपी 14, यूपी 4। तो ये सब आके सब हम मैं नहीं करा, मैंने तो देखा भी नहीं। लोग यहाँ के जो लोग बता रहे थे, पिछली बार आप 13,000 वोटों जीते थे, तो इस बार क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस से तो और नीचे आ जाएंगे, आप ये मान रहे हैं, तो इस बार कितना वोट अंतर होगा? पिछली बार ये था कि लोगों का था कि वहाँ से डिम्पल यादव ही जीतेंगे, तो भरोसा शायद नहीं कर पा रहे होंगे। तो लेकिन फिर जब यहाँ से जीता तो उन्होंने समझ गया कि यहाँ कन्नौज की जनता तो मोदी जी के साथ में है। तो और फिर उसके बाद में मोदी जी ने जिस प्रकार से पिछले 10 साल में जो काम किए हैं, ऐसे कोई घर नहीं जिसमें केंद्र सरकार की योजना नहीं। तो आप और आइए अब आपको ले चलते हैं इटावा, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया खुद मतदान केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इटावा से, ये तस्वीरें जहां पर रामशंकर कठेरिया, और इस दौरान रामशंकर कठेरिया ने मतदान के बाद क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। नहीं, मैं आया हूं और जीजीआईसी इटावा का जो सेंटर है, मतदान केंद्र है, यहाँ पर आया हूं और बीजेपी के पक्ष में सब लोग वोट डाल रहे हैं। और जिस तरह का मौसम हुआ है, सुहाना मौसम में सब मतदाता घर से निकल कर के आ रहे हैं